नमस्कार। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमें ब्रिक्स का जो कल हमने पढ़ा था ना, ब्रिक्स के बारे में पूरी जो डिटेल पढ़ी थी उसकी अपडेट देखनी है। देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने के लिए गए हैं। तो जब प्रधानमंत्री के लेवल के कोई अध्यक्ष देश का अध्यक्ष जाता है दूसरे देश में, तो पहले से ही सभी चीज़ें डिसाइड हो जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी है। तो वहाँ पर जो डिक्लेरेशन साइन होने वाला था वो पहले से डिसाइडेड था कि अब की बारी जो एससीओ में पिछली बारी जो मीटिंग हुई थी ना फॉरेन मिनिस्टर की, जिसके अंदर पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन नहीं था, तो अब की बारी ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। पहले से ही स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन के बाद इस डिक्लेरेशन जो ब्रिक्स की हेड ऑफ स्टेट्स की डिक्लेरेशन होती है उसके अंदर आनी जरूरी थी, और वैसा ही हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स के ब्राजील के अंदर पहुंचे, वहां पर डिक्लेरेशन हुई। उस डिक्लेरेशन में क्या क्या चीजें हुई हैं वे हमें यहाँ देखनी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सिलेबस को लेकर। देखिए, पीएम ने ग्लोबल गवर्नेंस के रिफॉर्म के लिए की चीजों को हाईलाइट किया है। इसका मतलब क्या है? ग्लोबल गवर्नेंस यानी विश्व को, ग्लोबल गवर्नेंस से मतलब है वैश्विक शासन। अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग पता है ना, तो आप उसका विश्लेषण में बड़ी आसानी से कर सकेंगे। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? देखो, गवर्नेंस के अंदर तीन चीजें आती है: कानून बनाना, उन्हें लागू करना, और कोई भी विवाद हो तो उसका समझौता यानी उसे विवाद को सोल्व करना। ये तीन चीजें मिलकर गवर्नेंस को बनाती है। अब यहाँ बात आ रही है ग्लोबल गवर्नेंस की। अब वैश्विक रूप से जो शासन किया जाता है उसके लिए, अब अगर वैश्विक रूप से कोई शासन कर लिया तो उसके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसकी रीच पूरे के पूरे ग्लोब में हो। ये ऐसा इंस्टीट्यूट कौन सा है? ऐसा इंस्टीट्यूट है यूएन। और अगर रीजनल लेवल पर देखें तो रीजनल लेवल के अंदर अलग अलग है, जैसे ब्रिक्स, उसके अलावा एससीओ, और नेटो के अलायंस देखें तो उसके मिलिट्री का देखें तो नेटो है, या फिर ईयू है जो इकोनॉमिक से लेकर वहाँ के पॉलिटिकल पॉलिसीज को भी तय करता है, या फिर एक दूसरे के साथ रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल गवर्नेंस में स्पेशली हमें देखना है यूएन के रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। यूएन के रिफॉर्म आखिरकार जरूरी क्यों? देखिए, यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसके अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये हम सभी को पता है। अब ये बना था 1945 के अंदर। तब से इतने साल हो गए हैं, इसके अंदर इस सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स है, उनका नंबर नहीं बढ़ा है। अगर ऐसे ही होगा तो फिर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन और वर्ल्ड का सीनेरियो इतने सालों के अंदर जो बदल गया है, उसे कैसे एड्रेस किया जाएगा? क्योंकि चेंज तो हमेशा होता ही रहना चाहिए। तब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वर्ल्ड की जो 2/3 पॉपुलेशन है उसे सही रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रहा है वर्ल्ड की स्टेज के ऊपर। यहाँ पर ना हम एक चीज देख लेते हैं कि आखिरकार जो स्टेट्स है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि मान लीजिए पहले लाइफ स्टार्ट हुई जल में, पानी के अंदर लाइफ हमारी स्टार्ट हुई। उस लाइफ के स्टार्ट होने से हम जंप करते फॉरवर्ड आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग ने अपने जो शारीरिक संरचना थी उसे प्रॉपर रूप से धारण कर लिया था। अब ह्यूमंस बन गए, ह्यूमंस ने अपनी शारीरिक संरचना धारण कर ली है। अब उसके पश्चात इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इन्हें एक दूसरे को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी स्थिति की जरूरत पड़ती है जिससे इनके जो एक्ट हैं वे एक दूसरे के खिलाफ ना हो और ये अपनी लाइफ आसानी से जी सके। तो ऐसे में उस टाइम पर भी किसी ना किसी ग्रुप की या लीडर की कुछ रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। ये रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए समाज यानी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सोसाइटी बनाई जाती है। इस सोसाइटी का मतलब ही ये रहता है जो ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिनकी पॉपुलेशन अब बढ़ रही है, उन्हें इस तरह से रेगुलेट किया जा सके जिससे कि वे आपसी समन्वय बनाते हुए आसानी से रह सके, उन्हें रहने में एक दूसरे से किसी प्रकार का डर ना हो। जो ह्यूमन था इस टाइम पर, ये बिल्कुल ही पूरी तरह से स्वच्छंद था, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, पूरी तरह से इसके पास लिबर्टी थी। ये लिबर्टी होती है, इसमें एक वैल्यू होती है कि ये फ्रीडम फ्रॉम फियर है।
किसी भी तरह का कोई डर नहीं था इस समय, चाहे ये किसी दूसरे को मार ही क्यों ना दे, कोई डर नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फांसी हो जाएगी। तब सोसाइटी बनाई गई तो सोसाइटी में ऐसे रूल्स डाले गए जिसमें थोड़ा सा डर डाला गया। ये डर, जो फियर है, ये डालना स्टार्ट किया गया। किस चीज का फियर? कि अगर आप कुछ अनएथिकल एक्ट करेंगे तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वे आपको भुगतने पड़ेंगे। ऐसे करके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनने शुरू हुए। फिर आ जाते हैं जंप करके, बीच में हम एंशियंट है, एंशियंट का नहीं देख रहे, हम एंशियंट से सीधे आते हैं हम। फिर बीच में मिडाइवल आया, मिडाइवल के बाद फिर हम आ जाते हैं मॉडर्न टाइम। अब मॉडर्न में क्या हुआ कि यही जो समाज था ना, ये धीरे धीरे डेवलप होता गया। पहले राजा महाराजा आए, फिर उससे पहले संस्थाएं बनी थी, उससे पहले भी अपनी दूसरी संरचनाएं थी। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसने पूरी मॉडर्न सोसाइटी को बदल दिया, जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। वे कॉन्सेप्ट आया स्टेट का। आखिरकार स्टेट है क्या? देखो ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लिया ये हमारा मैप है पूरे विश्व का, इसके अंदर अलग अलग देश हैं। इन अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, अलग अलग वहाँ के इकोनॉमी का मॉडल है, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वे अलग अलग है। कोई देश लोकतांत्रिक है, कोई देश राजतंत्र है। जैसे कोई देश राजतंत्र और लोकतांत्रिक के अलग थियोक्रेटिक है, यानी जिसके अंदर धर्म को सर्वोच्च माना गया है। किसी देश के अंदर राजनीति का मॉडल रिपब्लिकन है, किसी देश के अंदर मोनार्की है, हेड मोनार्की है, और उसके अंदर संसद भी है, पार्लियामेंट की भी है। तो अलग अलग देशों ने जब स्टेट डेवलप हुआ तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी और दूसरे मॉडल्स अपना लिए। अब ये कहता क्या है? देखो ये मॉडल कहता है कि आप सभी देश पैचेज में बटे हुए हैं, लाइक पैचेज। आप सभी अपना अपना डेवलपमेंट करिए, और ये एक समय ऐसा आएगा जब सभी देशों का डेवलपमेंट हो जाएगा, सभी कंट्रीज डेवलप होंगी। फिर दूसरे लेवल 2 के ऊपर जाएंगे। लेवल 2 क्या होगा? फिर हम पृथ्वी से बाहर, अर्थ से बाहर एग्जिस्टेंस की खोज करेंगे। उसमें देखेंगे कि हमारा क्रिएटर कौन है, आखिरकार हम बने कैसे हैं, या फिर कुछ ऐसी रियलिटी का पता चलेगा जो अभी तक हमें पता ही नहीं है। तो उसकी खोज हम तब कर पाएंगे जब यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज है या ह्यूमंस है वे डेवलप हो जाए, और पृथ्वी के जितने रिसोर्सेज है हम उसका यूज करना सीख ले। जब हम रिसोर्सेज का यूज करना सीख जाएंगे, उन रिसोर्सेज से ही हमें नेक्स्ट स्टेप यानी रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार हमें लेवल 2 में करना क्या है। अर्थ से बाहर निकलना है, यूनिवर्स के अंदर खोजें करनी है, या हमें अपना क्रिएटर को ढूंढना है, या फिर करना क्या है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। फिर भी डेवलपमेंट का अर्थ यही है कि सभी कंट्रीज पैचेज में है, अपने अपने कंट्रीज के रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपने लोगों का डेवलपमेंट करे। और जब ये कंट्रीज डेवलपमेंट करेगी तो उसके अंदर ये कंट्री 100% इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हर कंट्री के पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं होते डेवलपमेंट करने के लिए। तो इन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस की जरूरत पड़ती है। क्यों? ताकि आपसी व्यवहार करते हुए, आपसी संबंध बनाते हुए, एक दूसरे के संसाधनों का, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी का, एक दूसरे के रिसोर्सेज का यूज करते हुए ये डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए इन्हें आपस में रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी। और जब रिलेशंस बनाए गए हैं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जाती है। जब ये वर्ल्ड ऑर्डर का काम आता है तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जिनकी ग्लोबल रीच हो। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वे यूनाइटेड नेशन। देखो यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया था? सबसे पहला इसका कर्तव्य ये है, इसकी ड्यूटी है कि वर्ल्ड वॉर ना हो। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वर्ल्ड वॉर ना होने थे। क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था, इससे पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था यूनाइटेड नेशन से पहले। ऊपर उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। जब लीग ऑफ नेशन बना, उसका फेलियर ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तब उसके बाद देखा गया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर 3 ना होने दे। तब यूनाइटेड नेशन बनाया गया। तो ठीक है, इसका उद्देश्य तो आज तक ठीक है, मान लिया इसने वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक नहीं होने दी है। एटलीस्ट ये इसका उद्देश्य रेलेवेंस रखता है। बट इसके दूसरे भी उद्देश्य थे। दूसरे उद्देश्य क्या थे? दूसरे उद्देश्य थे इसके अंदर कि वर्ल्ड के ऑर्डर को इस तरह एस्टेब्लिश किया जाए कि सभी देशों आपस में
अच्छे से व्यवहार कर पाए, किसी के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, अधिकार बने रहे, राइट्स बने रहे, और वर्ल्ड ऑर्डर स्मूथली रन कर सके, उसकी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, स्मूथली रन कर सके, उसके अंदर वोयलेंस एक्सेट्रा ना हो, सभी के सभी आपस के अंदर इंक्लूसिविटी के साथ रहते हुए अपना डेवलपमेंट कर सके। तो ये भी इसके दूसरे उद्देश्य इसके अंदर आता है। तो वे कुछ आजकल ना कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है आज के समय में विश्व के अंदर, जो हम अगले टॉपिक अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसके बाद की वीडियोस में। तब आप वहां पर देखोगे कि कितने सारे चैलेंजेस आज के समय में चले हुए। एक तरफ गाजा इसराइल है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का चला हुआ, तीसरी तरफ ईरान भी आ गया है, उसके अंदर अमेरिका भी बम्बिंग कर रहा है। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एड का क्राइसिस है, लोगों इकोनॉमी के ऊपर संकट आया हुआ है। उसके अलावा कोविड के कारण आने वाली डिजीजेज है, हजारों तरह की समस्या है, जिसके कारण वनरेबिलिटी बनी हुई है, आज के समय में काफी हाई बनी हुई है, जिसके सोल्यूशन करने के लिए यूएन को जो अपनी भूमिका अदा करनी थी, वे थोड़ी सी ज्यादा सशक्त होनी चाहिए थी, पर वे आजकल थोड़ी डिमिनिश दिखाई दे रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यूएन के अंदर रिफॉर्म नहीं हुए हैं। इतने साल हो गए, 1945 से आज 2025 में आ गए हैं हम, फिर भी यूएन के अंदर जितने रिफॉर्म होने चाहिए थे वे हुए ही नहीं है। सबसे मेजर रिफॉर्म क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। भारत, इंडिया की आबादी ऑलमोस्ट 140 करोड़ है। जब ये लोग सीधे सीधे इसके अंदर रिप्रेजेंटेड ही नहीं है, तो कैसे कह दे कि ये ग्लोबल रीच वाला प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर देशों के मात्र प्रतिनिधि बैठते हैं, पर उन्हें कुछ कहने का हाई स्टेक या हाई से नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड एट ग्लोबल लेवल्स। अब कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। उसके अलावा इस हम देखिए ऊपर जो डिक्लेरेशन हुई है या फिर जो ब्रिक्स के अंदर जो बातें हुई है, उसमें और क्या कहा गया है वे देख लेते हैं। एक दो चीज ये आई है कि इसराइल और यूएस ने जो स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, उसका कंडेमिनेशन किया गया है। क्यों कंडेमिनेशन किया गया है? क्योंकि इसे माना गया है कि इसे डीम्ड वोलेशन की है यूएन चार्टर की। यूएन चार्टर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, उनकी वोलेशन की गई है इनके स्ट्राइक्स में। ऐसा क्यों कहा गया? देखो, भारत ने भी तो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की थी, पर उसमें तो ऐसा नहीं कहा गया, उसकी तो कंडेमिनेशन यहाँ नहीं हुई। ईरान के ऊपर हुई स्ट्राइक की कंडेमिनेशन ही क्यों हुई? तो पहला तो रीजन है, भारत ने जो किया था, तो सभी को पता है कहीं ना कहीं कि पाक के अंदर टेररिज्म है, और भारत ने सिर्फ टेररिज्म के ठिकानों पर हमला किया है। बट जो ईरान के अंदर हुआ है, ये ईरान की सोवरेनिटी को सीधे सीधे खतरा पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिला है। अगर प्रूफ मिल जाता, इनके पास प्रॉपर प्रूफ होता, एविडेंस ये दिखा पाते, तब तो वर्ल्ड मानता भी कि इनकी स्ट्राइक ठीक थी। पर ना ये कोई एविडेंस दिखा पाए, ये मात्र अपने अजम्पशन पर, अजम्पशन बेस्ड स्ट्राइक थी ये, अजम्पशन बेस्ड स्ट्राइक। इसीलिए इसका डीम्ड वोलेशन किया जाना यहाँ पर जरूरी था। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई हमने, इंडिया ने इसराइल और यूएस का वोलेशन कर दिया, क्या इससे इंडिया के इंटरेस्ट प्रभावित नहीं होंगे? तो देखो, वर्ल्ड को है ना बैलेंस कर रहा है इस टाइम पर इंडिया, बड़े अच्छे से बैलेंस कर रहा है। आज ही हम थोड़ी देर में एक दूसरी वीडियो देखेंगे दूसरे सेशन में कि इंडिया आखिरकार इतनी सारी सिचुएशंस को बैलेंस कर कैसे रहा है। थोड़ी देर बाद हम जब ये वीडियो करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इसराइल की यहाँ पर वो कंडेमिनेशन क्यों जरूरी था, और क्यों हमने गाजा के ऊपर भी डिफाइंड जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनी टेरिटरी है, उसके अंदर इसराइल के द्वारा फूड को एज ए वेपन, यानी जो स्टारवेशन है, जो भूख है, उसे एज ए वेपन यूज करने का भी कंडेमिनेशन क्यों किया है। हम ये सब एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, हम सब ये चीजें भी देखेंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन और जो बातचीत के अंदर वे तीसरी चीज निकल के आई कि एक्सपेंशन हुआ है ब्रिक्स का, तो इसे सपोर्ट करते हैं। एक्सपेंशन किया हुआ है, हम सभी को पता है ब्रिक्स के अंदर 10 मेंबर्स हो गए हैं। तो यही जो एक्सपेंशन की जो इसने एबिलिटी शो की है कि ये टाइम के साथ विकसित हो रहा है, इवोल्व हो रहा है, यही यूएन को भी करने की जरूरत है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर ज्वाइन हो चुका है, ये हम सभी को पता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इंडिया ने ब्रिक्स से पहले
क्या हमें ग्लोबल साउथ के अंदर क्या क्या रीच दिखाई, तो उसके अंदर हमने देखो अभी यात्रा की है घाना की, त्रिनिदाद टोबैगो की, अर्जेंटीना की। इन देशों की लोकेशन है वे देख लेते हैं हम अभी। तो ये देखिए अफ्रीका के अंदर, ये अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका के अंदर तो ये देश है ना, ये है घाना। इसके आसपास के कंट्री, जो अफ्रीका का पूरा मैप है ना, हम एक मैपिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर अफ्रीका को पूरे, अफ्रीका को कैसे पढ़ा जाता है वे देख लेंगे। देखिए ध्यान से, अफ्रीका को पढ़ने का तरीका ये है, पहले ना हम यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं, सूडान, इरिट्रिया, डिजिबूटी, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, यहाँ पर नीचे की ओर आते हैं, और नीचे से साउथ अफ्रीका से होते हुए बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कोंगो, साउथ सूडान, सूडान। फिर यहाँ तक आने के बाद फिर हम नामीबिया से शुरू करते हैं, नामीबिया, अंगोला, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, चाड, नाइजीर। और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरफ से स्टार्ट करेंगे सेनेगल से, सेनेगल से लेकर आगे के जितने भी कंट्री, सियारा लियोन और आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, मोरिटानिया, ये सब हम पश्चिमी सहारा, ये सब कुछ हमारा जो मैपिंग की सीरीज होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। अफ्रीका की कंट्रीज, इन कंट्रीज के अंदर रहने वाली नदियां, उन नदियों के साथ मिलने वाले रिसोर्सेज, यहाँ पर रहने वाले जनजातियां, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी यूपीएससी से रिलेटेड वे सभी हम देखेंगे। इसके अलावा देखो भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ से घाना सबसे पहले यात्रा की, घाना के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री, देखिए ये छोटा सा कंट्री है ना, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये वाला, यहाँ पर यात्रा की है। ट्रिनिडाद टोबैगो के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा की है अर्जेंटीना की, ये अर्जेंटीना यहाँ पर चिली के साइड में, उरुग्वे के साइड में, पराग्वे के नीचे, बोलीविया के नीचे, और यहाँ पर फिर उसके पश्चात यात्रा की है ब्राजील की। देखो मैप देखने का तरीका क्या होता है, ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, आपके राइट हैंड साइड के ऊपर जब आप देख रहे होते हैं तो उस तरफ होता है ईस्ट, आपके लेफ्ट हैंड साइड के वो तरफ होता है वेस्ट, और नीचे की तरफ होता है साउथ। तो इस मैपिंग जो देखने का तरीका है वे सब हम देख लेंगे। और ब्राजील के बाद जो पांचवें देश की मोदी जी यात्रा करने के लिए गए हैं वे ये होगा नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री। ये हमने मैपिंग इसकी थोड़ी देख ली है। उसके पश्चात हम अपने इसी टॉपिक पर वापस लौटते हैं। यहाँ पर घाना के अंदर हमने सपोर्ट दिया है, ग्लोबल साउथ के अंदर आउटरीच करने की कोशिश की है। तो उसके अलावा ट्रिनिडाद टोबैगो को अर्जेंटीना की हमने अभी अभी देखा ही है। उसके अलावा इंडिया की जो लीडरशिप है एज ए ग्लोबल साउथ, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या उसके अंदर वजन है, क्या क्या हम काम कर रहे हैं, तो उसे देखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक डाल दिए, उन्हें आप देख सकते हैं कि कोयलेशन और डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया इंटरनेशनल फोरम है, आप सभी को पता है वैक्सीन मैत्री का प्रोग्राम चलाया गया, इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी और उसके अंदर अफ्रीकन नेशन को शामिल करना, लीगेसी प्लेटफॉर्म जिसके अंदर नाम और साउथ साउथ कोऑपरेशन, IBS, G77 और UNSC की परमानेंट सीट के लिए किया जाने वाला रिफॉर्म, जिसके अंदर जो नॉन परमानेंट सीट थी उसके अंदर भी जब भारत ने ग्लोबल साउथ के मुद्दों को काफी ज्यादा उठाया था। तो इंडिया इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड द ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मेजर कंट्री है जिसके वेस्ट के सारे बहुत अच्छे रिलेशन है और ईस्ट को भी अपने साथ लेकर डेवलप कराना चाहता है। सो उससे अलावा ये नीचे हमने कुछ फिल्म्स फैक्ट दिए कि ब्रिज के बारे में, ये फाउंड कब हुआ था, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कब किया, इसका कोई फॉर्मल चार्टर नहीं है, डिसीजन इसके अंदर कंसेंसस बेस्ड होते हैं और इसके अंदर डिक्लेरेशन दी जाती है वे भी कंसेंसस बेस्ड ही होती हैं। जो ग्लोबल साउथ है उसका रेफर टू डेवलपिंग नेशंस, ये बताता है कि जिसके अंदर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वे ग्लोबल साउथ का पार्ट होती है। और इसके अलावा CCIT प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट है, ये सभी आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है जो इंडिया ने प्रपोज किया था 1996 के अंदर यूएन के अंदर एज ए ग्लोब डेट गोल था इसका, जो ग्लोबली डिफाइंड टेररिज्म को करना, क्रिमिनलाइज सपोर्ट फॉर टेररिज्म के लिए जो टेररिज्म को जो सपोर्ट मिल रहा है उसे ब्लॉक करना। इसके अलावा जो कंक्लूजन निकलता है ये देख लीजिए कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं इन्हें जो आज की रियलिटी है उससे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो पावर स्ट्रक्चर 1945 के उससे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं, ये हमारे पीएम ने कहा। और इंडिया जो है वे नॉर्थ साउथ के बीच में ब्रिज का काम कर सकता है, इसीलिए इंडिया एडवोकेट बनता है इक्वालिटी का इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में और रीडिफाइन करता है लीडरशिप को थ्रू इंक्लूसिव यानी समावेशी मल्टीलेटरलिज्म के थ्रू। यहाँ पर ये वाला सेशन कंप्लीट होता है, हम तभी जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।